कि जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा, इस तरह की बात की गई संधि के तहत। इस संधि के तहत कहा गया कि जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। विद्यार्थी क्या लिख रहा है सर, हर बैच में नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। संरक्षण जैव विविधता से अगर क्वेश्चन करेगा आपसे जैव विविधता, तो भैया ध्यान रखना जैव विविधता का जो अधिनियम था, अधिनियम, ये अधिनियम कब आता है? सन 2002 के अंदर आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैव विविधता पर अधिनियम कब आता है? सन 2002 के अंदर। और इसी के संरक्षण करने की बात की जा रही है। भारत में अगर पूछेगा आपसे, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता अगर पूछेगा आपसे, सर्वाधिक जैव विविधता, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता ये कहां पर होती है? पश्चिमी घाट में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और पश्चिमी घाट ना देखिए, अगर डायरेक्ट लोकेशन पूछे तो शांत घाटी। कौन सी घाटी? शांत घाटी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए यहां से दिया है आपका महासागरों का लगभग कितना % भाग ये उच्च समुद्र तल का होता है? कितना %? 64% लगभग हिस्सा। ध्यान रखिएगा, ये डेटा है 64% के आसपास का हिस्सा जो होता है ये उच्च भूमि का होता है, जिसको हम हाई लैंड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उच्च भूमि का हिस्सा महासागरों का कितना हो जाएगा? 64% हो जाएगा। देखिए महासागर से एक प्रश्न देगा आपसे, ठीक है ना, स्थल मंडल और जल मंडल से एक क्वेश्चन होता है, स्थल और जल से एक प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, प्रश्न ये पूछेगा, कभी कभी एग्जाम में आता है कि हमारे पृथ्वी का ओवरऑल कितना भाग जल मंडल और कितना स्थल है। अगर आपसे बटे में पूछे, 2/3 हिस्सा जो है क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। और बचा हुआ पार्ट 1/3 हिस्सा क्या हो जाएगा? स्थल हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को परसेंटेज में अगर पूछ दे आपसे कितना %, तो भैया ध्यान रखिएगा, लगभग 71% हिस्सा जो होता है किसका होता है? जल का। और 29% हिस्सा किसका होता है? ये स्थल मंडल का होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समुद्री महासागरों का सबसे हाईलैंड पूछेगा 64%। अगर बटे में आपसे जल की राशि पृथ्वी पर पूछ दिया 2/3, और स्थल कितना होता है? 1/3। और % में पूछा तो 71% जल और 29% क्या होता है? स्थल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका कि किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया? तो भैया ध्यान रखना, अमेरिका की कांग्रेस द्वारा, अमेरिका की कांग्रेस द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, अमेरिका की संसद को क्या नाम देते हैं? कांग्रेस। हमारे यहाँ की संसद क्या कही जाती है? संसद। क्या कहते हैं? संसद, खाली संसद कहते हैं। ब्रिटेन की संसद क्या है? पार्लियामेंट। क्या हो जाएगी? पार्लियामेंट। ब्रिटेन की संसद को हमने अपने यहाँ क्या किया है? कॉपी कर लिया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। दलाई लामा कहाँ के मूल निवासी हैं? ध्यान रखिएगा, कहाँ के हो जाएंगे? तिब्बत के जो मूल निवासी उनको हम क्या कहते हैं? दलाई लामा। ये तिब्बत के धर्मगुरु भी कहे जाते हैं, दलाई लामा जो होते हैं। ध्यान रखिएगा, दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर शरण लिया था? तो भैया बात है सन 1959 की। सन 1959 में जब चीन ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया तो तिब्बत के जो लोग थे भारत में क्या किए? शरण लिए। तो तिब्बत के धर्मगुरु को भारत ने शरण दिया सन 1959 में। और कहां पे आए? तो धर्मशाला में। कहां पर? धर्मशाला। और धर्मशाला भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने क्या लिया? शरण लिया। और कब लिया तो कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे यहां से आगे बढ़े। सर ब्रिक्स के सदस्य के बारे में कंफर्म कर दीजिए, नेट पे 9 दिखा रहा है। ठीक है, ब्रिक्स में कुल ओवरऑल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका अगला कि भारतीय मूल की किन 2 महिलाओं को व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया? ये 2 महिलाएं हैं। ध्यान रखिएगा, इनका नाम देखिए मैच कर रहा है, पद्मिनी और कौन? नलिनी। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना, पद्मिनी और नलिनी टाटा, पद्मिनी और नलिनी टाटा, ये 2 भारतीय मूल की महिलाएं हैं जिनको शामिल किया गया अभी हाल ही में व्हाइट हाउस फेलोशिप में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन चुने गए? ध्यान रखना, ये कौन चुने गए? डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करेगा तो कर लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो क्रम वाइज ये कौन से हैं? 47वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और ये किस पार्टी से है? पार्टी अगर पूछेगी इनकी तो भैया ध्यान रखना, ये किस पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से ये चुनाव जीते हैं। नाम हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। और कौन से नंबर के बने हैं? तो 47वें। क्या डोनाल्ड ट्रंप और भी इसके बाद भी चुनाव जीत सकते हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका का यह नियम है कि कोई व्यक्ति कितनी बार? महज 2 बार। ध्यान रखिएगा। यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, हाल ही में भारत के रुपए कार्ड को किस देश में लॉन्च किया गया? भैया ध्यान रखना, भारत के रुपए कार्ड को लॉन्च किया गया कहां पे? मालदीव के अंदर। मालदीव में भारत के रुपए कार्ड को लॉन्च कर दिया गया। ध्यान रखना, मालदीव की कैपिटल पूछेगा तो क्या हो जाएगी? माले हो जाएगी। और मालदीव देश जो है इसकी अवस्थिति किस महासागर के अंदर हो जाएगी? तो भैया ध्यान रखना, इसकी जो अवस्थिति है, इसकी लोकेशन है कहां पे हो जाएगी? तो हिंद महासागर के अंदर हो जाएगी। हिंद महासागर में इसकी हो जाएगी अवस्थिति, कैपिटल हो जाएगी माले। भारत के रुपए कार्ड को शुरू करा गया कहां पे? अभी हाल ही में तो मालदीव के अंदर। और भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश, फर्स्ट नंबर का देश कौन सा हो जाएगा? भूटान होगा। कौन सा देश होगा? भूटान होगा। और भारत के रुपए कार्ड को अपनाने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? नेपाल होगा। कौन सा होगा? नेपाल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत के रुपए कार्ड को सबसे पहली बार एक्सेप्ट करने वाला कौन था? नेपाल रहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए समझिएगा इसमें तो। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहां से
आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है अगला कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने को मंजूरी कब प्रदान की गई? भैया ध्यान रखना, अक्टूबर सन 2024। अक्टूबर सन 2024 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई। ऊर्जा हब की स्थापना कब और किसके द्वारा करी गई? भैया ध्यान रखना, सन 2017 के अंदर किया गया और किसके द्वारा करा गया? जर्मनी द्वारा। ऊर्जा हब की स्थापना जर्मनी द्वारा सन 2000 कब करा गया? 17 में करा गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय आपसे पूछेगा तो कर लीजिएगा कहां पर हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, और यहां से बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे आगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका अगला प्रश्न दे रखा है भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना की किस सबमरीन ने भाग लिया है? भैया ध्यान रखिएगा, नाम हो जाएगा आईएनएस तबर। आईएनएस तबर ने भाग लिया है, आईएनएस तबर। और पूछा है स्वदेश निर्मित भारत की पहली पनडुब्बी तो कर लीजिएगा आईएनएस अरिहंत हो जाएगी। कौन होगी? आईएनएस अरिहंत। और पूछा है स्वदेश निर्मित भारत की सेकंड पनडुब्बी कौन सी हो जाएगी? तो कर लीजिएगा आईएनएस अरिघात। आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिहंत ये दो सबमरीन पनडुब्बियां हैं जिनको स्वदेशी रूप से यानी भारत में निर्मित करके इनको नौसेना में शामिल किया गया। इस बात को ध्यान रखना। और भैया एक प्रश्न करेगा विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न करेगा आपसे, विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना, नौसेना अभ्यास हो जाएगा आपका रिम्पैक होगा। कौन सा होगा? रिम्पैक हो जाएगा, रिम्पैक नौसेना अभ्यास विश्व का सबसे बड़ा। और इस रिम्पैक का आयोजन कहां किया गया? आयोजन किया गया कहां पर? प्रशांत महासागर के अंदर। कहां पर? प्रशांत महासागर के अंदर इसका आयोजन करा गया। कब? सन 2024 के अंदर। और इसका आयोजन करता देश पूछेगा आपसे तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजक देश था वो कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका देश ने इसका आयोजन किया। कहां पे किया? तो कर लीजिएगा प्रशांत में। और सबसे बड़ा नौसेना का अभ्यास कौन हो जाएगा? रिम्पैक। क्या होगा? रिम्पैक होगा। ठीक है, यही से एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे मालाबार पूछेगा, मालाबार ये भी एक प्रकार का नौसेना अभ्यास है। इसमें भारत शामिल होता है। भारत के साथ और कौन है? यूएसए के साथ और कौन? जापान के साथ और कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ध्यान रखिएगा, ये 4 देश शामिल है मालाबार में। और इन 4 देशों को हम क्या बोलते हैं? क्वाड कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्वाड का नाम भी देते हैं। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे जिमेक्स के बारे में पूछा जाएगा, जिमेक्स के बारे में, तो भैया ध्यान रखना, जिमेक्स अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? भारत के साथ शामिल है कौन इसमें? जापान शामिल है। और सन 2024 के अंदर इसका भी आयोजन किया गया। और सन 2024 में इसका आयोजन कहां पे करा गया? प्रशांत महासागर में। कहां पर? प्रशांत महासागर में किया गया। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अब यहां से बढ़ेंगे आगे बढ़े। 20 मिनट बाद लाइव आए सर, हम तो अपने टाइम से लाइव आए हैं। हाँ, अपने बारे में अगर आप बता रहे हैं तो हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका कि बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोबल ई संचालन समिति में भारत सहित कितने देशों ने भाग लिया? तो भैया ध्यान रखिएगा, भारत सहित कितने देश थे? 15 देशों ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा, 15 देशों ने इसमें भाग लिया। भारत सहित 15 देशों ने भाग लिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां से बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है अगला कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। कौन सा होगा? तीसरा। और भारत ने किसको पीछे छोड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया? जापान को पीछे छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, जापान को पीछे छोड़कर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो तीसरा। यानी जापान का स्थान क्या हो गया है? चौथा हो गया है। एशिया पावर इंडेक्स में सबसे पहले व दूसरे सबसे पहले स्थान पे कौन सा होगा? अमेरिका हो जाएगा। कौन होगा? अमेरिका। और सेकंड स्थान पे कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। भारत में सबसे अधिक बिजली ये किससे प्राप्त होती है? कोयला से कि पन बिजली से या फिर किससे? ध्यान रखना, भारत में जो सर्वाधिक बिजली है, भारत में सर्वाधिक बिजली ये प्राप्त किससे होती है? तो कर लीजिएगा, ये होती है कोयला से। किससे होती है? कोयला से। ये थर्मल प्लांट से प्राप्त होती है, थर्मल प्लांट से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां से बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया और किस संस्था द्वारा करा गया? ध्यान रखिएगा, भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन करा गया कहां पर? तो कर लीजिएगा, सुनिए, एक मेरी बात सुनिएगा, भविष्य के ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए अगर पूछेगा तो यही हो जाएगा आपका, समझ रहे ना। लेकिन केवल शिखर सम्मेलन पूछा है कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर। कहां पर? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन करा गया। न्यूयॉर्क में आयोजन किया गया। आयोजन और किसके द्वारा किया गया? तो कर लीजिएगा यूएन महासभा द्वारा। यूएन महासभा द्वारा इसका क्या करा गया? कर लीजिएगा, आयोजन करा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां से बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, आगे प्रश्न दिया है 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो भैया ध्यान रखना, भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित होता है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया। आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में पूछ रखा है कि 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कर लीजिएगा। देखो भैया, अगर आपसे बिमस्टेक पूछेगा, क्या पूछेगा? बिमस्टेक के बारे में अगर पूछेगा, बिमस्टेक इसका आयोजन कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। अगर आपसे पूछेगा भारत टेक्स, क्या पूछेगा? भारत टेक्स पूछेगा, इसका भी आयोजन कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। इसका भी आयोजन करा गया कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। अगर पुस्तक मेला अगर आपसे पूछेगा, पुस्तक मेला का आयोजन कहां पे करा गया? तो इसका भी आयोजन कहां पे करा गया? न्यू दिल्ली के अंदर करा गया। यहां से कोई परेशानी है तो बताइए मुझे।
आगे बढ़ जाए यहां से, आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है अगला कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन बनाएगा? तो ध्यान रखना ये कौन बना? बांग्लादेश बना। बांग्लादेश को कोलंबो सुरक्षा संघ का 5वें नंबर का सदस्य बनाया गया। इस बात को ध्यान रखना, 5वें नंबर का सदस्य बनाया गया। इसमें ऑलरेडी 4 देश थे। क्या इसमें भारत शामिल है? क्या ध्यान रखिएगा, इसमें भारत शामिल है, भारत शामिल है, ध्यान रखिएगा, भारत शामिल है। हाँ, श्रीलंका भी शामिल है, भारत शामिल है। भारत की परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, भारत शामिल है। अगर बांग्लादेश की बात करेगा, बांग्लादेश की स्थापना कब की गई थी? स्थापना मूल रूप से बांग्लादेश कब बना था? 1971 में बना था। इस बात को ध्यान रखना। बांग्लादेश की आजादी के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन किया था? कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारतीय सेना ने? तो ध्यान रखना, ऑपरेशन कैक्टस लिली। कौन सा? ऑपरेशन कैक्टस। सुने थे क्या आप लोग? ऑपरेशन कैक्टस लिली चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा सन 1971 के अंतर्गत। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया गया, भारत और पाक समझौता किया गया, समझौता। और यह समझौता कब किया गया? 1972 के अंदर। कब किया गया? 1972 के अंदर। इस समझौते का नाम क्या हो जाएगा? शिमला समझौता। कौन सा? शिमला समझौता करा गया और इसी के तहत बांग्लादेश को क्या मिली? आजादी मिली। इस बात को ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश के पितामह कौन हो जाएंगे? शेख मुजीबुर रहमान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। क्या चीज? कैक्टस मालदीव के लिए चला था, ऑपरेशन कैक्टस लिली नाम था इसका पूरा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है अगला कि सेला सुरंग भारत के किस राज्य को बनाने के लिए मंजूरी? ध्यान रखिएगा, सेला सुरंग का संबंध किससे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सुरंग बनाएगी। सुरंग का नाम क्या रखा गया? सेला सुरंग। यहां से एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक और सुरंग, दिबांग सुरंग। कौन सी? दिबांग सुरंग की शुरुआत भी कहां पे करेगी? तो कर लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कहां पे हो जाएगी? ईटानगर। कहां पर? ईटानगर। प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा कहां पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्रा का प्रवेश कहां से होता है? तो कहां बताएंगे आप? अरुणाचल प्रदेश से होता है, ध्यान रखना। और प्रश्न करेगा अरुणाचल प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं? नेफा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? नेफा के नाम से जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इतनी बातें यहां से। और भैया सुरंग से एक बात और ध्यान रखिएगा, सुरंग से एक बात और ध्यान रखिएगा, अटल सुरंग के बारे में ध्यान रखिएगा। अटल सुरंग, अगर अटल सुरंग की बात करेंगे, अटल सुरंग, तो इसकी ओवरऑल लेंथ या इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई, अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और इसी अटल टनल का जो नाम था, नाम, ये इसका पुराना नाम क्या था? रोहतांग टनल नाम था इसका, कन्वर्ट करके क्या रखा गया? तो अटल टनल रखा गया। ठीक है, कर लीजिएगा। दिबांग की अगर बात करेगा तो भी अरुणाचल, और सेला सुरंग पूछेगा तो कहां हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सेला सुरंग किससे जोड़ेगी? तो अरुणाचल प्रदेश को। ये जोड़ेगी किसको? तो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगी? असम से जोड़ेगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां से बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। हाँ, बोमडिला दर्रा पूछ रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगर बोमडिला की बात करेगा, बोमडिला, ये बोमडिला दर्रा भी कहां पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है किससे? तिब्बत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, विंग्स इंडिया का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? समझिएगा, विंग्स इंडिया का आयोजन भारत के किस शहर में? तो हैदराबाद के अंदर। कहां पर? हैदराबाद में विंग्स इंडिया का आयोजन करा गया। और भैया ध्यान रखना, विंग्स इंडिया का आयोजन हैदराबाद की किस एयरपोर्ट पे करा गया? एयरपोर्ट पे इसका आयोजन हुआ था। और किस एयरपोर्ट पे? तो ध्यान रखिएगा, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसका आयोजन करा गया। ध्यान रखिएगा, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आयोजन करा गया विंग्स इंडिया का। और इस विंग्स इंडिया में अवार्ड दिया गया, विंग्स इंडिया में टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया, टॉप एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया, टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया इस विंग्स इंडिया में। और किस एयरपोर्ट को दिया गया? तो भैया ध्यान रखिएगा, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को। किस एयरपोर्ट को? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया। ये केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है कहां पे? कर्नाटक के अंदर। कहां पर हो जाएगा? कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को कर लीजिएगा टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया। इसका आयोजन कहां पर? विंग्स इंडिया, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। शहर पूछेगा तो क्या बताएंगे? हैदराबाद बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़े यहां से। अच्छा, यहां एक बात और ध्यान रखिएगा, तो यहां से प्रश्न करेगा आपसे भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट अगर पूछेगा आपसे, भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट पूछेगा, ग्रीन एयरपोर्ट तो क्या बताएंगे आप? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट पूछेगा तो कर लीजिएगा केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। और यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा का आरंभ किसके द्वारा करा गया था? सातवाहनों द्वारा। किसने करा था? सातवाहनों ने करा था। सातवाहनों ने सबसे पहले भूमिदान करने की प्रथा लाई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, सातवाहनों द्वारा पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान करने का आरंभ किया गया। और समझिएगा, ये सातवाहन जो थे ना, ये जब आए तो इन्होंने एक प्रथा की शुरुआत कर दी। इस प्रथा का नाम क्या था? सामंतवादी प्रथा। कौन सी प्रथा? सामंतवादी प्रथा। इस प्रथा में ये करते क्या थे कि सेनापति राजा की हत्या न करे। आपने देखा होगा कि जब हर्यक वंश चला था मगध पे, तो पिता पुत्र क्या करता था? पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठ जाता था। समझ रहे ना? लेकिन ये ट्रेंड आगे चल के बदल गया।
जब हर्यक वंश का अंतिम राजा आया नागदशक, तो उसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी। अब हत्या कौन कर रहा है? सेनापति कर रहा है। समझ रहे हैं ना? ये आगे तक चला। इवन मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त की भी हत्या किसने करा था? उसके सेनापति ने कर दिया। नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। तो भाई राजा को लगा ऐसा, जब सातवाहन गद्दी पे बैठे तो सातवाहनों को लगा कि भाई सेनापतियों को कुछ तो कमी पड़ रही है, तब तो राजा की हत्या करके गद्दी पे बैठ रहे हैं। एक काम करते हैं ना, सेनापति को वेतन के बदले क्या देते हैं? भूमि दान देते हैं। तो सेनापतियों को वेतन के बदले क्या दान दिया गया? भूमि दान दिया गया। लेकिन सामंतवादी प्रथा आई तो ठीक, लेकिन इसका भी गलत इंपैक्ट पड़ा। सातवाहनों ने सामंतवादी प्रथा के तहत इतना ज्यादा भूमि अपने सेनापतियों को दान कर दिया कि एक समय राजा से ज्यादा जमीन किसके पास होती थी? सेनापति। और इतिहास में लिखा है कि जिसके पास ज्यादा जमीन हो वही क्या होता है? राजा होता है। समझ रहे हैं इसको? यानी इसका सामंतवादी प्रथा भी जो थी ये बहुत अच्छे से नहीं चल पाई, और इसी का फायदा किसने उठाया था? गुप्त साम्राज्य के राजा ने। क्योंकि सातवाहनों के जो सामंत बने थे, इन सातवाहनों के जो सामंत बने थे, सामंत ध्यान रखिएगा, सातवाहनों के सामंत कौन बने थे? गुप्त साम्राज्य के राजा बने थे। कौन बना था? गुप्त साम्राज्य के राजा। नाम क्या था इनका? श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को इतना जमीन दान में मिल गई कि ये खुद राजा बन गए। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, ध्यान रखना। सातवाहनों से पूछेगा सातवाहनों की कैपिटल कहां पे हो जाएगी? कैपिटल। तो भैया ध्यान रखना कहां पर? प्रतिष्ठान। कहां पे होगी? प्रतिष्ठान हो जाएगी, प्रतिष्ठान। और प्रश्न करेगा आपसे हर्यक वंश, प्रश्न करेगा आपसे मगध पर। मगध पर वंशावली के क्रम में अंतिम वंश कौन सा था? तो कर लीजिएगा सातवाहन हो जाएगा। कौन सा होगा? सातवाहन। मगध पर वंशावली के क्रम में, वंशावली के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम। तो भैया ध्यान रखना ये कौन सा हो जाएगा? सातवाहन हो जाएगा। ठीक है, पता है ना सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक। कौन था? हर्यक। हर्यक के बाद कौन आया था? शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग था। शिशुनाग के बाद कौन आए थे? नंद के बाद कौन आए थे? मौर्य के बाद कौन आए थे? शुंग के बाद कौन आए थे? कणव के बाद कौन आए थे? सातवाहन आए थे। कौन आ गए? सातवाहन आ गए। और इन्हीं सातवाहनों का सामंत कौन बना? गुप्त साम्राज्य बना। इस बात को ध्यान रखिएगा। सातवाहन की स्थापना किसने करा था? सिमुक ने। कौन किया था? सिमुक ने करा था। कैपिटल कहां बनाई थी? प्रतिष्ठान बनाई थी। सामंतवादी प्रथा को लाने वाले कौन थे? सातवाहन थे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे यहां से आगे। अगला प्रश्न दिया है अगला कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? कहां से लिया गया है जी? आयरलैंड से। जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को लिया गया कहां से? आयरलैंड से। भैया राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है क्या? प्रत्यक्ष। भैया ध्यान रखना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ध्यान रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक रूप से। कैसे? आनुपातिक रूप से चुनाव होता है। आनुपातिक रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा इनका क्या होता है? चुनाव होता है। ये देखो पूरी ये लैंग्वेज मैंने लिख दिया राष्ट्रपति के चुनाव प्रोसीजर की प्रक्रिया की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आयरलैंड से हमने कॉपी किया। और इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? भैया इसमें लोकसभा कौन शामिल होती है? लोकसभा। और कौन शामिल होगी? राज्यसभा। और कौन शामिल होगी? विधानसभा शामिल होती है, विधानसभा। लेकिन इनके कैसे सदस्य होंगे? तो इनके सभी निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। क्या मनोनीत भाग लेते हैं क्या? नहीं, राष्ट्रपति खुद उनको मनोनीत करते हैं। अगर भाग लेंगे तो वही राष्ट्रपति को वोट कर देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पूछेगा यहां से क्वेश्चन करेगा आपसे, प्रश्न करेगा विधानसभा। समझिए, लेकिन इसमें दिल्ली विधानसभा, जब राष्ट्रपति के चुनाव की इस तरह की बात की गई थी तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा इसमें शामिल नहीं थी। इसको बाद में क्या किया गया? जोड़ा गया। किस संशोधन के तहत? संशोधन कौन सा? 69 की 70वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करा गया? शामिल करा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 91 92 जो ठीक लगे रख लीजिएगा। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश का संबंध किससे है? इनका संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हॉकी से इनका संबंध हो जाएगा। और प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा मनीष नरवाल। अगर मनीष नरवाल के लिए पूछेगा मनीष नरवाल का संबंध किससे है? प्रश्न करेगा आपसे अवनी लेखरा का संबंध किससे हो जाएगा? प्रश्न करेगा आपसे सबरजोत सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? सबरजोत सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, प्रश्न करेगा आपसे यही से अमन सेहरावत का संबंध किससे हो जाएगा? अमन सेहरावत का संबंध किससे होगा? अमन सेहरावत। और भैया ध्यान रखना, यही से प्रश्न करेगा आपसे मनु भाकर का संबंध किससे हो जाएगा? मनु भाकर का संबंध किससे होगा? किससे? कुश्ती से, शूटिंग से ना, शूटिंग से। किससे होगा? शूटिंग से हो जाएगा। और अमन सेहरावत का संबंध किससे है? कुश्ती से। ध्यान रखिएगा। और मनीष नरवाल का संबंध किससे हो जाएगा? अरे मनीष नरवाल का संबंध किससे है? किससे हो जाएगा? शूटिंग से। अवनी लेखरा का भी संबंध किससे है? शूटिंग से। सबरजोत सिंह का भी संबंध किससे हो जाएगा? तो भैया ध्यान रखना, शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, दीपिका कुमारी का संबंध किससे हो जाएगा? अगर दीपिका कुमारी के बारे में पूछेगा तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? तीरंदाजी से। किससे होगा? तीरंदाजी से हो जाएगा। और अगला भाविना देवी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ध्यान रखना, एक सेकंड, भाविना देवी नहीं, फवाद मिर्जा। ध्यान रखिएगा, फवाद मिर्जा का संबंध किससे हो जाएगा? फवाद मिर्जा। तो कर लीजिएगा घुड़सवारी। किससे हो जाएगा? घुड़सवारी से हो जाएगा। ठीक है, इतनी जानकारी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया, हटा दे इसको। आगे प्रश्न दिया है कि वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होती है, क्या हो जाएगी? प्लेटलेट्स हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स रुधिर कणिका जो होती है ये रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। प्लेटलेट्स होगा ना, टी और एस, प्लेटलेट्स। ध्यान रखिएगा, देखिए जो हमारा ब्लड होता है,
जो हमारे शरीर में ब्लड होता है ये दो हिस्से में होता है। किस हिस्सों में? दो हिस्सों में। इसका एक पार्ट कहलाता है लिक्विड यानी कि द्रवित हिस्सा। कैसा हिस्सा होता है? द्रवित भाग होता है, द्रवित भाग। और इसका एक हिस्सा क्या कहलाता है? ठोस भाग कहलाता है। इसका एक हिस्सा सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। जो हिस्सा द्रवित होता है इसमें क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। ब्लड का द्रवित हिस्सा क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा की अगर मात्रा पूछेगा हमारे ब्लड में कितना, 55% से कितना होती है? 60% तक इसकी मात्रा होती है। और प्लाज्मा का जो रंग होता है, रंग कैसा होता है? कर लीजिएगा, हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला। और प्लाज्मा के रंग हल्का पीला होने का कारण अगर पूछेगा आपसे, कारण क्या हो जाएगा? कारण तो कर लीजिएगा बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण या बिलीवर्डिन के कारण इसका रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। आगे बढ़ेंगे, ठोस पार्ट में कौन कौन आएगा भैया? ध्यान रखना, इसमें आरबीसी। कौन आएगा? आरबीसी। आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी। और कौन आएगा? प्लेटलेट आएगा। और कौन आएगा? एचबी आएगा। और इसी में आएगा आपका हेपेरिन। क्या आएगा? हेपेरिन आएगा। ब्लड के अंदर प्रोटीन का काम कौन करेगा? हेपेरिन करता है। ब्लड को लाल रखने का काम कौन करेगा? ब्लड को लाल रखना और O2 का क्या करना? O2 का परिवहन करना। ये दोनों काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है, ध्यान रखना। और ब्लड का थक्का जमने में सहायक कौन होता है? कौन हो जाएगा? प्लेटलेट। और ब्लड के अंदर प्रतिरक्षी कौन होता है? प्रतिरक्षी तंत्र कौन होता है? तो डब्ल्यूबीसी। कौन होगा? डब्ल्यूबीसी, ध्यान रखना। और ब्लड की मात्रा को संतुलित कौन रखता है? मात्रा संतुलित रखने का काम कौन करेगा? तो आरबीसी करेगा। कौन करेगा? आरबीसी करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब समझिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इन सभी के रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या होंगे? तो आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम कहेंगे लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट कहते हैं, लिम्फोसाइट। प्लेटलेट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं किसको? तो प्लेटलेट को। आरबीसी का जीवन काल पूछेगा कितना होता है? 120 दिन। कितने दिन होगा? 120 दिन होगा। और भैया डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? कितना? 3 से 4 दिन। कितना? 3 से 4 दिन। बस 5 से ऊपर मत जाइएगा। 2 से 3 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 3 से 4 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, समझ रहे हैं ना? बस 5 से ऊपर मत जाइएगा। और प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है कितना होता है? 4 से 5 दिन। 1 सेकेंड, 5 से कितना होता है? कर लीजिएगा, 6 दिन का होता है, ठीक है। 5 के ऊपर जाएंगे तो प्लेटलेट, 5 से अंदर रहेंगे तो क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण कहां पे होता है? बोन मैरो। कहां पर? बोन मैरो के अंदर। और इनकी कब्रगाह कहां पे हो जाएगी? प्लीहा। कहां पर? प्लीहा। हमारे शरीर में ब्लड ठोस और लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है। द्रवित अवस्था में क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, यहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया है। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाता है? ध्यान रखना, संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं आप, किसी भी सदन में। ध्यान रखिएगा, इसका यही उत्तर होगा। संसद के किसी भी सदन में आप लाइए संविधान संशोधन के प्रस्ताव को। भैया ध्यान रखना, संविधान में जो संशोधन होता है, संविधान जो संशोधन होता है, इस संशोधन की प्रक्रिया को हमने कॉपी कहां से किया है? ये प्रक्रिया हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से? दक्षिण अफ्रीका। और संविधान संशोधन किस भाग में रखा गया? भाग पूछेगा तो भाग नंबर 20। और किस आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल 368 में इसको जगह दी गई। इस बात को ध्यान रखना। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होगा? कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2-3 प्रकार से। एक साधारण और दूसरा कौन सा? विशेष बहुमत। एक तो साधारण होगा, दूसरा कौन सा होता है? विशेष बहुमत से होता है। ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत से होता है। इस बात को ध्यान रखना। संविधान संशोधन का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले क्या बनेगा? अधिनियम। क्या बनता है? अधिनियम बनेगा। विधेयक क्या आता है? विधेयक। सबसे पहले क्या आएगा? विधेयक आएगा। कोई भी विधेयक आता है, वो विधेयक कहां जाएगा? लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में। या फिर कहां जाएगा? राज्यसभा में। जहां ले जाइए इसको, चाहे लोकसभा में आएगा चाहे राज्यसभा में। बशर्ते फर्क यह है कि अगर विधेयक लोकसभा में आया है तो कहां जाएगा? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में आया है तो कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा, ठीक है। फिर यहां से पारित होने के बाद कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पर अंतिम साइन करेंगे तो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। क्या बनेगा? अधिनियम बन जाएगा। एक प्रकार का कानून बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। किसी कानून के बनने में सबसे पहले कौन आता है? विधेयक। विधेयक लोकसभा राज्यसभा से जाते हुए कहां आएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के अंतिम साइन के बाद ये क्या बनेगा? अधिनियम बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना। प्रोसीजर 2 होते हैं, एक साधारण, दूसरा विशेष। अगर साधारण बहुमत होता है तो वोट कितना होता है? 50% प्लस 1 वोट। ध्यान रखिएगा, अगर बहुमत विशेष होगा तो 2/3 वोट से इसको पास किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ेंगे। आगे अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है, पीएच स्केल पर सबसे प्रबल और सबसे छूटा है क्या? केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आर्टिकल 75। कौन सा आर्टिकल है भैया? 75। आर्टिकल 75 के तहत कहा गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और सुनिए, एक चीज और सुनिएगा, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा भारत का मंत्रिपरिषद, अगर पूछेगा आपसे भारत का मंत्रिपरिषद, इसका उल्लेख
ध्यान रखिएगा, भारत का मंत्रिपरिषद, इसका उल्लेख किसमें करा गया है? आर्टिकल 74 के अंदर। कहां करा गया है? आर्टिकल 74। कहा गया भारत का एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका वास्तविक प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। इस तरह की बात कहां पे? आर्टिकल 74 के अंदर। इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन अगर प्रश्न कर देगा आपसे मंत्रिमंडल, अगर पूछ दिया आपसे मंत्रिमंडल का उल्लेख कहां पे करा गया, तो भैया ध्यान रखना, जो मंत्रिमंडल, इस मंत्रिमंडल का उल्लेख करा गया संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में किया गया। इस बात को ध्यान रखना। क्या मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में था पहले से? पहले से नहीं था। ध्यान रखिएगा, पहले से नहीं था इसका उल्लेख। बाद में क्या किया गया? जोड़ा गया। इसको बाद में क्या किया गया? जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया भैया? ध्यान रखना, 44वां संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने जोड़ा और कहा कि राष्ट्रपति अगर कभी भी इमरजेंसी अप्लाई करेगा तो बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला कि पीएच स्केल पर सबसे प्रबल और सबसे दुर्बल, अच्छा सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार मिलाने पर प्राप्त विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। भैया ध्यान रखना, देखिए ये पीएच स्केल है आपका, पीएच स्केल। और सबसे पहली बात, जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल, पीएच स्केल को कौन दिया था? सोरेनसन ने। कौन दिया था? सोरेनसन ने पीएच स्केल के बारे में बताया था। और पीएच स्केल पर जो न्यूनतम मान होता है कितना होता है? 0। और अधिकतम मान कितना होता है? 14 होता है। इस बात को ध्यान रखना, न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान कितना होता है? 14, और जो बीच में मान होता है कितना होता है? 7। अब 0 से 7 तक की जो प्रकृति होती है अपने आप में क्या है? अम्लीय है, एसिड। और 7 से 14 की प्रकृति अपने आप में क्या है? बेसिक है, यानी कि क्षारीय है। इस बात को ध्यान रखना। अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। कैसे होंगे? अरे खट्टे होते हैं। बेसिक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। बेसिक स्वाद में क्या होते हैं? तो कड़वे होते हैं। अब इसमें भी ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, 0 से 7 तक तो एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। लेकिन अगर यहां से भी कैटेगराइज कर देंगे तो भैया 0 से लेकर 3 तक, कहां तक? 0 से लेकर 3 तक, और 3 से लेकर कहां तक? 7 तक। 0 से लेकर 3 तक के जो अम्ल होते हैं इनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल का नाम देते हैं प्रबल अम्ल। और जो 3 से लेकर 7 तक के एसिड होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल के नाम से जानेंगे, दुर्बल अम्ल। सेम यही कंडीशन बेसिक क्षार में भी होती है। भैया क्षार को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो कहा गया 7 से कहां तक? 11 तक। दूसरा 11 से कहां तक? 14 तक। ध्यान रखिएगा, 7 से 11 तक के जो क्षार के मान होते हैं ये क्षार कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल क्षार होते हैं। दुर्बल क्षार होते हैं ये दुर्बल क्षार होते हैं। क्या हो जाएंगे? दुर्बल क्षार। ध्यान रखिएगा, इनको हम दुर्बल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार के नाम से जानते हैं। और 11 से लेकर 14 तक का जो मान होता है ये अपने आप में क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? प्रबल क्षार, इनको हम कहते हैं प्रबल क्षार। और ये कैसे हो जाएंगे तो कर लीजिएगा, दुर्बल क्षार। ये होते हैं दुर्बल क्षार। ध्यान रखिएगा, देखिए यही पूछा गया है आपसे, दुर्बल क्षार होते हैं दुर्बल क्षार। और आपसे पूछा क्या गया है कि अगर हम प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा? 0। अरे हमें पता है ना कि अगर हम कम नंबर ले रहे हैं तो प्रबल हो जा रहा है अम्ल, ठीक है। और इधर ज्यादा नंबर ले रहे हैं तो क्षार क्या हो जा रहा है? प्रबल हो जा रहा है। यानी 0 और हमने किसको लिया? 14। 0 मान किसका होता है? HCl का। किसका होता है? HCl का। और 14 मान किसका होता है? NaOH। किसका होता है? NaOH का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, ठीक है। अगर हमने NaCl, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर एक साथ मिलाया तो भैया ध्यान रखना, Na यहां से आया और Cl यहां से क्या बना? NaCl बना। क्या बन गया? NaCl बना। ध्यान रखिएगा, NaCl। और यहां पर H बचा और ये वाला H क्या हो जाएगा? 2। और बाकी बचा O को हम ऐसे ही चिपका देंगे, ठीक है। तो NaCl और क्या बना? H2O बना। इनका मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 7 मान क्या दिखाता है कि हमारा विलयन कैसा है? उदासीन है। कैसा विलयन है? उदासीन है। भैया ध्यान रखना, अगर हम प्रबल अम्ल और दुर्बल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाएंगे तो हमें मान कैसा प्राप्त होगा? उदासीन प्राप्त होगा, ठीक है। यही पूछा था एग्जाम। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, लिख लिए इसको, देख लिए, लिख तो पाए रहे होंगे, देख ही रहे हैं। आगे बढ़े ना यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है, चूना पत्थर CaCO3, लाइम स्टोन का रासायनिक नाम पूछ रखा है भैया। क्या होगा? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और यहीं से संगमरमर भी बोल सकते हो आप इसको, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइम स्टोन। और यहीं पर ध्यान रखना, क्विक स्टोन कभी कभी पूछता है, QUICK, क्विक स्टोन नहीं, क्विक लाइम पूछेगा। क्विक लाइम कभी कभी पूछता है, क्विक लाइम। तो भैया ध्यान रखना, जो क्विक लाइम होता है ये कौन सा चूना होता है? ये बिना बुझा चूना होता है। कैसा होता है? बिना बुझा चूना होता है क्विक लाइम। ध्यान रखिएगा, बिना बुझा चूना। और इसका फार्मूला हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्साइड का नाम देते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। और भैया इस कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हम कहां पे करते हैं जी? इसका यूज कहां करेंगे? अरे कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहां करते हैं? रंगाई और पुताई में। कहां पर करेंगे? रंगाई और पुताई में करते हैं इसका यूज? ना, इसका यूज कहां पे करेंगे? सीमेंट में। कहां पर? सीमेंट बनाने में इसका यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहां करते हैं? सीमेंट बनाने में। इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्या बोलेंगे? क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न होता है, ठीक है। अब सुनो भैया, ये चूना कैसा है? बिना बुझा। अगर इसमें आप पानी डाल देंगे तो चूना क्या है? बुझ जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CaOH का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, होल ट्वाइस। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलते हैं? कैल्शियम। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानेंगे, हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पे करते हैं? इसका प्रयोग रंगाई में। कहां पर? रंगाई और पुताई में करते हैं, ठीक है। सुरती खाने में किस चूने का प्रयोग करते हैं? कौन सा? वही
कौन सा? ये बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना यूज करेंगे? बुझा हुआ चूना। ठीक है, आगे बढ़े ना, आगे बढ़े यहां से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया संविधान में सहकारी समितियां। भैया ध्यान रखिएगा, सहकारी समितियों को जगह दिया गया संविधान के आर्टिकल, सुनिए, संविधान के आर्टिकल 43 के किसमें? बी में। और अगर भाग पूछेगा भाग 9 का बी, भाग 9 का कौन सा? बी में। इन दो जगहों पे सहकारी समितियों को स्थान दिया गया है, 9 के बी में और 43 के बी में। इस बात को याद रखिएगा। और सहकारी समितियों के लिए कौन सा संशोधन किया गया? तो भैया ध्यान रखना 97वां संशोधन सन 2000 कब? 11 के अंदर किया गया। आगे बढ़ जाए यहां से, आगे बढ़े। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दे रखा है आपका अगला कि अरावली पर्वत श्रृंखला श्रेणी के विस्तार को किस नाम? उत्तरी विस्तार को। भैया ध्यान रखना, अरावली श्रृंखला जो है, अरावली श्रृंखला देखिए ये रहा आपका भारत, ठीक है ना। अगर हम भारत से यहां चलते हैं तो यहां पर एक श्रृंखला है अरावली, और इस अरावली श्रृंखला का जो ये वाला उत्तरी विस्तार है, उत्तरी विस्तार यानी ये जो विस्तार है, ये वाला विस्तार अरावली श्रृंखला का ये उत्तरी विस्तार जो है, इसे हम क्या बोलेंगे? तो भैया ध्यान रखना रायसीना कहते हैं। क्या बोलेंगे? रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, रायसीना हिल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसी रायसीना पहाड़ी पे कौन बैठते हैं? राष्ट्रपति साहब। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है, भारत का राष्ट्रपति भवन अवस्थित है कहां पर? तो भैया ध्यान रखना, ये अवस्थित है कहां पर? रायसीना की पहाड़ी पर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में अगर पूछेगा तो भैया ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की ऊंची चोटी, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम क्या हो जाएगा? गुरु शिखर होगा। कौन सा? गुरु शिखर। भैया गुरु शिखर है कहां पर? माउंट आबू के अंदर। कहां पर? माउंट आबू कहां पड़ेगा? राजस्थान के सिरोही जिला में। कहां पर? राजस्थान में। कहां पर? तो सिरोही के अंदर। कहां पर? सिरोही जिला के अंदर पड़ता है आपका माउंट आबू। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरावली से और पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो कर लीजिएगा अरावली होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, यहां से आगे बढ़े। कैसा आप लोग खिड़की से बाहर देख रहे हो? इतनी फुर्सत है? इस सबको आदत पड़ गया है, चुपचाप खाली टीचर यहां से लेक्चर दे रहा है, कथा बाच रहा है, बस सुनो खाली। ठीक है, यहां सुनिए, यहां से बाहर करते हुए सीधे रूम पे। ठीक है ना, अगली बार फिर नया बैच। समझ रहे हैं? किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है जो कैंसर के उपचार में सहायक होती है? किस विटामिन में? किसमें जी? अरे विटामिन B12 के अंदर। कहां पर? विटामिन B12 के अंदर क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट। इसीलिए इसको हम कहते हैं साइनो कोबाल्टमिन। क्या बोलेंगे? साइनो कोबाल्टमिन के नाम से इसको हम जानते हैं, साइनो कोबाल्टमिन। कोबाल्ट की मात्रा इसमें होती है, ध्यान रखना। और विटामिन बी जो होता है भैया ना, जो विटामिन बी होता है, ये अपने आप में जटिल होता है। कैसा होता है? जटिल होता है। इसको हम कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाएगा? तो विटामिन बी जाना जाएगा। और विटामिन बी के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 8। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन सा होगा? विटामिन B1। क्या होगा? विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्या हो जाएगा? थायमिन। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। B2 का नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। क्या होगा? राइबोफ्लेविन। B3 क्या हो जाएगा? नियासिन। क्या होगा? नियासिन हो जाएगा। B4 होता है क्या? नहीं। B5 कौन हो जाएगा? पेंटाथोनिक। क्या होगा? पेंटाथोनिक एसिड हो जाएगा। B6 होता है क्या? ध्यान रखिएगा, पायराडॉक्सिन। क्या होगा? पायराडॉक्सिन। B7 होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या नाम हो जाएगा? बायोटिन। क्या होगा? बायोटिन। विटामिन B8 होगा? नहीं। B9 होगा क्या? B9 को हम क्या कहते हैं? फोलिक एसिड। क्या बोलेंगे? फोलिक एसिड कहेंगे। विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्टमिन। विटामिन के कितने प्रकार? बी के 8 प्रकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बी का थायमिन। सी का एस्कॉर्बिक एसिड। डी का कैल्सीफेरॉल। ई का टोकोफेरॉल। और के का क्या हो जाएगा? फिनोक्विनोन। और विटामिन एच का क्या हो जाएगा? बायोटिन हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहां से आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है, भारत में राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देगा? चुनाव आयोग। कौन देता है भैया? चुनाव आयोग देता है। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देगा। भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? तो भैया ध्यान रखना, भारत में अगर राष्ट्रीय पार्टी पूछेगा रिसेंटली, संख्या कितनी हो जाएगी? 6। कितनी संख्या है? 6। कौन कौन सी है? बीजेपी। कौन हो जाएगी? बीजेपी। कांग्रेस। ध्यान रखना। बीएसपी। कौन? बीएसपी। और एक हो जाएगी मार्क्सवादी पार्टी। कौन सी? मार्क्सवादी पार्टी। और एक हो जाएगी आम आदमी पार्टी। एक हो जाएगी नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको आप एनपीपी के नाम से जानते हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी। इस बात को ध्यान रखना। बीजेपी की स्थापना कब होती? 1980 के अंदर। और कांग्रेस की स्थापना कब? 1885। बीएसपी की स्थापना 1984 के अंदर। मार्क्सवादी पार्टी 1964 में आती है। आम आदमी पार्टी सन 2013 के अंदर। और 12 में 12 में आती है आम आदमी पार्टी, और सन 2013 में आती है नेशनल पीपल्स पार्टी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला हटा देना इसको। अगला प्रश्न दिया है आपका कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब और किस समिति? भैया ध्यान रखिएगा, इसको संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी समिति। कौन सी? LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और